अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सुबह सुबह गर्मा गर्मी का मज़ा ही कुछ और है। वैसे तो मौसम सर्द है, लेकिन हम अक्सर देख सकते हैं कि हम में से अक्सर लोगों की सुबह की शुरुआत बड़ी ही गर्म मिजाजी से होती है। कोई ना कोई बात हमें गुस्से में ले आती है और हमारे में से एक ऐसा इंसान निकल के, एक ऐसी पर्सनैलिटी निकल के आती है जो बहुत सारे लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते। जब आप बार बार इस तरह एक्सप्लोड करते हैं और आप एक लैंडमाइन बन जाते हैं कि अगलों को नहीं पता कि आपके सामने कैसे बिहेव करना है, कौन सी बात आपको कब नागवार गुजर जाए, तो ऐसी पर्सनालिटीज़ को हम मुश्किल होने का, डिफ़िकल्ट पीपल होने का लेबल लगा देते हैं। अब हमें इसके हवाले से कई बातें बताई जाती हैं। बहुत सारे दाना अफराद ने उनके जो अक़वाले ज़नी हैं वो इस हवाले से होते हैं कि भाई किसी दूसरे पे गुस्सा करना या उसे माफ़ ना करना या चिढ़ जाना बिल्कुल ऐसा ही है कि जहर आप पिएं लेकिन उम्मीद करें कि अगला मर जाए, क्योंकि ये जो गुस्सा है वो अंदर ही अंदर आपको दीमक की तरह खा जाता है। इट इज़ रियली स्लो पॉइजन। अगर हम अपनी बॉडी की तरफ भी देखते हैं तो ये स्ट्रेस, ये फ्लाइट, ये एंगर आपको बहुत हद तक परेशान कर सकता है, बीमार कर सकता है। ब्लड प्रेशर आपका यकीनन ऊपर जाता है और जिस तरह ब्लड प्रेशर के बारे में भी कहते हैं कि दिस इज़ अ साइलेंट किलर। आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरह आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़हनी जो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, उसको बदल देता है, आपको यकीनन पता नहीं चलेगा। आप अक्सर उन लोगों को देखें जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, अगर उनकी 4-5 साल कबल की कोई तस्वीर उठाकर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स में भी तब्दीली आ गई है। अगर आप गुस्से में रहते हैं तो आपकी आंखों से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो मायूसी, वो गुस्सा, वो झुंझलाहट झलकने लगती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको बार बार गुस्सा आए तो आप उसको कैसे संभालें। कई लोगों का ये मानना है कि इसके लिए काम एंड क्वाइट हो जाइए। आज ऊपर भी मुझे लग रहा है लोग गुस्से में, हमें कैमरा स्विच होता है इतनी देर में स्विच होते हैं हम उसके बाद। अच्छा जी, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को पॉजिटिव करें। कुछ लोग कहते हैं कि जी गुस्सा सिर्फ आप उस पर खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा अपनी जगह बरकरार रहता है। जब लोगों को कहा जाता है कि गुस्सा कम कीजिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गुस्से को बर्दाश्त कीजिए या सिर्फ गुस्से को अपने अंदर दबा लीजिए। इसका मतलब ये है कि वाकई आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ऐसे ट्रेन कीजिए, अपनी विल पावर को ऐसे ट्रेन कीजिए कि जिन चीज़ों पर आप झुंझलाते हैं, जिन चीज़ों से आपको चिढ़ आती है, वो आपको वाकई चिढ़ाना बंद कर दें। ये है वो मुश्किल अमर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रो टिप्स क्या हो सकती हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि जब गुस्सा आए तो जी ज़बान पे ताला लगाइए, चाबी कहीं दूर फेंक दीजिए और सिर्फ उस वक्त खामोशी इख्तियार कीजिए। हाँ, जो उस वक्त खामोशी के बारे में कहा जाता है उसका असल मकसद ये होता है कि गुस्से में कही भी बात आप वापस नहीं ले सकते। अगर आपने किसी पे हाथ उठा दिया मिसाल के तौर पे या उसको चोट पहुंचाई है फिजिकली, तो उसका ज़ख्म भर जाएगा, वो नील भी चला जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि ज़बान से निकले हुए वो अल्फाज जो दूसरे के दिल पे ज़ख्म कर दें, वो ना आप कभी वापस ले सकते हैं और ना वो कभी ज़ख्म का निशान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई भी बात, आपकी प्रेजेंस, वो मेमोरी दोबारा ट्रिगर करती है। तो जो ये कहा जाता है कि जी आप गुस्से में खामोशी इख्तियार कीजिए, उसका असल मकसद ये होता है कि अपने आप को उस नुकसान से बचा लीजिए कि कहीं आपके मुंह से, आपकी ज़बान से ऐसे अल्फाज या ऐसी बात अदा ना हो जाएं जो आप वापस ले सकें। इसमें अक्सर लोग मियाँ बीवी के झगड़े की भी बात करते हैं और किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि जी अक्सर गुस्से में अलहदगी तक या तलाक तक बात जा पहुँचती है। तो किसी ने गुस्से में इसी तरह की अनबन हुई होगी, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और फिर वो कुछ कंसल्ट करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर के पास पहुँचे, बल्कि हमारे पास मुफ्ती नूर भाई मौजूद थे, उनसे हमने ये सवाल किया था। तो कहने लगे, वो साहब आए और बड़ी बेचारगी से बोले, जी वो मैंने ना गुस्से में तलाक दे दी थी। तो किसी ने उनसे बड़े अजराहन मजाक उन्हीं साहब ने, उन्हीं इस्लामिक स्कॉलर ने पूछा कि भाई प्यार में तो कोई तलाक देता नहीं, अक्सर ऐसे मामलात गुस्से में ही होते हैं। तो गुस्से में ऐसा अपना नुकसान कर लेना जो नाकाबिल तलाफ़ी है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे कैसे बचें। लोग अपने घरेलू मामलात, अपने ऑफिस के मामलात, अपने करियर के मामलात ख़राब कर बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझसे मसलहतन खामोश नहीं रहा जाता, ये तो बिल्कुल मुनाफिकत हुई, अगर जो मेरे दिल में बात है उसको मैंने बयान ही करना है। सवाल असल में यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्यों आप अपनी जो खुशी है, जो अपना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी कुंजी या उसकी चाबी किसी और के हाथ में क्यों दे रहे हैं।
किसी के पास ये राइट क्यों है कि वो आपके बटन्स पुश करके आपको इस नहज पे पहुंचा दे कि आप ओवर रिएक्ट करें, आप एंग्री हो जाएं? इसमें क्या गलती आपकी है या अगले बंदे की है? ये वो सवालात है जिनका आज हम एक तरह से हल ढूंढने की, आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हमारे साथ हर रोज जनवरी के महीने में हमारा एक रेजोल्यूशन मेंटोर होगा। ये मेंटोर आपको हेल्प करेगा कि जो भी आपका इस साल का तहिया आपने किया हुआ है उस पर आप कायम व दायम रहें और उसके हवाले से आपको कुछ प्रो टिप्स दी जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगी अंजा साकिब। अंजा से आपकी मुलाकात कराएंगे और आज का हमारा रेजोल्यूशन है कि मैं साल 2019 में कम गुस्सा करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए, मेरी अपनी सेहत के लिए और मेरे घर वालों की मेंटल स्टेट के लिए अच्छा हो, ताकि आई वांट टू बी अ मोर प्लेजेंट पर्सन। अगर आपका ये रेजोल्यूशन है तो उसके हवाले से क्या टिप्स हो सकती हैं, कैसे आप अपने गुस्से को थोड़ा काम डाउन कर सकते हैं। और जो आप लोग हमेशा मुझसे सवाल करते रहे, ट्विटर पे भी मेरे पास सवाल आया कि सिद्रा क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? तो मैं अपनी आपको टिप्स भी बताऊंगी कि मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, अभी हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। वेलकम बैक जी। आपकी बहुत सारी ट्वीट्स मुझ तक पहुंच रही हैं। लोगों ने कहा जी गुस्सा तो बहुत आता है, कभी बिजली वालों पे आता है, कभी बॉस पे आता है, कभी अपनी बीवी पे आता है, कभी बच्चों पे आता है। मुझे अक्सर लगता है कि बच्चों पे गुस्सा आता नहीं है, बेचारे बच्चों पे गुस्सा उतरता है। तो अगर आप भी ऐसा फील करते हैं हमें कॉल कीजिए, क्योंकि जिस तरह हमने आपको प्रॉमिस किया था और प्रो टिप्स फॉर एंगर मैनेजमेंट आर रेडी। अगर आप भी चाहते हैं कि 2019 आपके लिए एक प्लेजेंट साल हो, आप अपने गुस्से पे काबू रख सके, सो दिस सेगमेंट इज डेफिनेटली फॉर यू। और हमारे साथ मौजूद हैं somebody who's working with a number of young kids and with the community for this very cause। यानी हमारे माशरे में अग्रेशन और गुस्सा इतना है और ये जो एक एहसास महरूमी है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि कुछ तबके फिर वायलेंट भी हो जाते हैं, जराइम में भी पड़ जाते हैं और उनके लिए बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर ड्रग्स भी शामिल हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ काम करना ताकि काउंटर किया जा सके इस वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को इज़ व्हाट आवर गेस्ट डज। एंड शी इज़ बीन वर्किंग विद द कम्युनिटीज़ इन प्रोजेक्ट्स को लीड करते हुए। उनके पास बहुत सारी इंसाइट्स होंगी। इसी इंसाइट्स को हम यूज़ करना चाहते हैं एज आवर टिप्स फॉर योर प्रॉब्लम ऑफ एंगर मैनेजमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं अंजा साकिब। अस्सलाम वालेकुम अंजा। वालेकुम सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहली बात तो मैं ये करूँगी गुस्से के हवाले से कि यहाँ आते हुए ना स्टूडियो तक मैंने देखा कि कितना अग्रेशन और हमारे माशरे पे, रोड रेज कितना था लोगों पे। बिल्कुल, यानी ये तो मैं अक्सर सुबह सुबह बात करती हूँ। मुझे लगता है वो एक मासूम बच्चा जो मोटरसाइकिल की टंकी पे बैठ के ग्लासेस लगा के स्कूल जा रहा होता, उसके अलावा ट्रैफिक में कोई खुश नहीं होता, सब नाराज होते हैं, सब ऐसे हॉन्क कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी अपेरेंट प्रॉब्लम। और एक हम ऑन अ लाइटर नोट भी अगर बात करें तो अगर हमारे कौम का कहेंगे ना सबसे बड़ा मसला क्या है, तो एक तो ये है कि एहसास की गोलियां या इनको नहीं दी जाती। दूसरी चीज ये कि गुस्से पे काबू नहीं। देखिए गुस्सा ना हमारी नेशनल हॉबी है। अब जब इंसान कुछ नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे रोड के खड्डे नहीं सही कर सकता, आज सीएनजी पंप बंद है वो सही नहीं कर सकता, घर में फिर करेले बने उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तो गुस्सा तो कर सकता है ना। गुस्सा तो कर सकता है। तो अंदर क्या किया जाएगा? मैं कहूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है और अक्सर मैंने देखा, अभी ट्विटर पे भी मैं देख रही थी, ये मर्द हजरात की बहुत बड़ी कंप्लेन है कि यार शादी की थी इतनी प्लेजेंट लड़की से, मिले थे, मुस्कुराती थी, तैयार होती थी, शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उसके अंदर से एक फुल्लर बेबी निकल आई है। ये ज्यादती अभी तक मेरे साथ नहीं हुई है लेकिन नहीं, मैंने हर चीज आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस। एक बहुत अच्छा तरीका है और ये है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ रुझान करें। हाँ। अच्छा, जैसे मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ, मुझे भी बचपन में बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि सबसे ज्यादा ये था कि जब छोटी थी ऑब्वियसली चॉकलेट्स खाने का बहुत ज्यादा शौक था और मीठा खाने का, तो वही वो पेरेंट्स रोकते हैं तो बड़ा गुस्सा आता था। तो फर्स्ट टिप दैट यू गिविंग टू पीपल इज कि अगर आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपके अंदर से ये जो अग्रेसिव गुस्सा, कोर्टिसोल जो आपकी बॉडी रिलीज कर रही है, उसको एक हेल्दी आउटलेट मिल जाता है। अगर किसी को हेल्दी लेवल तक गुस्सा आता है, कम गुस्सा आता है, तो वो बैडमिंटन वगैरह खेल सकता है। किसी को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आई सजेस्ट गो इनटू समथिंग दैट इज मोर लाइक टुवर्ड्स मार्शल आर्ट्स, टाइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, इस तरह की चीजें। तो
मेरे पास, क्योंकि मैं खुद भी ये करती हूँ, काफ़ी लड़कियाँ जो हमने अभी आपने मेंशन किया था बच्चों के साथ जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो अक्सर ये कि कम्युनिटीज़ में काफ़ी सारे मसले होते हैं। तो ये बच्चे ये हैं कि हमने जाके उनको एक बॉक्सिंग ग्लव दिया और कहा जितना भी गुस्सा आ रहा है ना, बजाय आपस में निकालने के या ड्रग्स वगैरह करने के, आके इस तरह निकालो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर टीनेजर्स, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी भी चेंज हो रही है, आपके हार्मोन्स बदल रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस पर कहते हैं कि जी हमारे बच्चे सुस्त हो गए, जबकि साइंस ये कहती है कि टीनेजर्स को ज़्यादा नींद आती है। सो आप जब उनको बार बार डांट रहे होते हैं, डांट डपट कर रहे होते हैं, तो उनको भी गुस्सा आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके घर में टीनेज बच्चे हैं, आप उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, और ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, बेशक अगर आप चहलकदमी करना चाहें। इसके अलावा अंजा पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये तो ओवरऑल लिविंग हैबिट्स है ना, कि पानी ज़्यादा पीजिए, नींद अगर आपकी पूरी हो, खाना अगर आप टाइम पे खाएं, तो इससे भी आपका गुस्सा खुद ही कंट्रोल हो जाता है। अक्सर आप देखें मूड खराब कब होता है, जब भूख लगी हुई होती है, बिल्कुल, है ना, ऐसा खाली हो तो फिर दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। ऑल्सो कि पैसिव अग्रेसिव होती है ना खवातीन, जनरली जो है इतना एक्सप्रेस उस तरह नहीं करती जितना मर्दों को, बिकॉज हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है ना कि मर्द गुस्सा कर सकता है, औरत गुस्सा करे तो वो बदतमीज है। तो औरतें अपने अंदर रखती हैं और फिर वो एक साथ निकालती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए पैसिव अग्रेसिव को और एक्सप्लेन करते हैं कि अक्सर खवातीन जब गुस्से में होती हैं तो हम बार बार कहते हैं ना मसलहतन खामोश हो जाओ, लेकिन वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगती हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट के जरा बताएं। मुझे सबसे ज्यादा खौफ आता है अपनी मदर से भी, जब वो चुप हो जाती हैं, जो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लगता है ना कि अभी अगर आपने कभी देखा हो जो एनिमल्स इन द वाइल्ड होते हैं, वो क्रोकोडाइल वगैरह पहले लेक के अंदर आराम से मगर मैं दूर से ताड़ा होता है तो वो एकदम अटैक करता है। हाँ। तो वो नहीं, बिल्कुल ऑन अ सीरियस नोट अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। एक टिप ये थी कि आप फिजिकल एक्सरसाइज में मुब्तला हुए। सेकेंड टिप ये है कि कोई ना कोई एक्सप्रेशन का मीन्स ढूंढे। अच्छा, एक और मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि गुस्सा इज़ जस्ट लाइक एनी अदर इमोशन। जैसे आप खुशी महसूस करते हैं, अफसुर्दगी महसूस करते हैं, गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा है। तो अगर अपने आप को उस इमोशन से दूर करें और अपनी बात को, यानी जो चीज़ आपको जिससे तकलीफ हुई है या जिससे गुस्सा आया है, उसको एक्सप्रेस करें। ऐसे एक्सप्रेस करें कि यानी ये नहीं है कि आप अगले को बुरा भला कहना लगे, आप अपनी तकलीफ बयान करने के लिए आपके पास अल्फाज होने चाहिए। और अगर आपको अल्फाज नहीं मिल रहे तो आप डिफरेंट मीन से कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, मैंने देखा कि आप कॉलेज में रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि वो रॉक बैंड्स जिस तरह बना लेते हैं, म्यूजिक के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो अपने आप को पेंटिंग्स के थ्रू अग्रेसिवनेस अपनी एक्सप्रेस करती हैं। अगर आप देखें तो कभी कभार आपने देखा होगा लाल ऑरेंज रंग निकल रहे होते हैं पेंटिंग्स के अंदर। सो दैट इज आल्सो मींस ऑफ एक्सप्रेशन। एब्सोल्युटली राइट। जब आप वायलेंस या हमारे माशरे में जिस तरह के बहुत सारे हालात देखते हैं, बच्चों को हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाकयात, दहशतगर्दी के वाकयात के बाद उनकी जो ड्राइंग्स थी उसके अंदर इन कलर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। दिस इज व्हाट पीपल नोटिस। लेकिन अंजा, एक सवाल करना चाहूँगी, जो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, अक्सर ये होता है कि हम अपने गुस्से में इतने वी आर सो इंट्रेंच्ड इन आवर पोजिशन कि हम उम्मीद करते हैं कि यार ये इतना कॉमन सेंसिकल है, जब ये मेरे जहन में मुझे पता चल रहा है मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, तो अगला मुझे अंडरस्टैंड करे। ये जो हमने पैसिव अग्रेसिव की बात की, यानी मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है तुम्हें कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम मेरी दोस्त हो। गुस्सा ऐसी जबान है ना जो यूनिवर्सल, हाँ। सिर्फ प्यार की और स्माइल जो है वो यूनिवर्सल होती है, हर कोई हर लैंग्वेज में समझ सकता है। गुस्सा हर लैंग्वेज में फर्क होता है। अब फॉर एग्जांपल आप इटालियंस को जाके देखें तो वो गुस्सा यूं कर रहे होते हैं हाथ मार के, पाकिस्तानी अलग तरीके से कर रहे होते हैं, रशियंस अलग तरीके से करते हैं। स्माइल एक ऐसी चीज है जो हर जगह एक ही तरह हंसे। बिल्कुल। तो ये याद रखिए कि जो मर्द हज़रात कहते हैं ना कि जब आपकी लड़ाई हो अगर अपनी वाइफ से और वो एक पॉइंट पे गए, फिर जो करना है करो, तो बिल्कुल वो ना करो जो आपका दिल चाह रहा है, बिकॉज वो बैकफायर कर सकता है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे कि आपको बहुत गुस्सा आता है? जी जी नहीं, मैं बैंकर हूँ, मुझे भी आता है, लेकिन मेरी मिसेज उसमें है, प्रोफेसर हैं जी, लेकिन उनको बड़ा गुस्सा आता है। मैं उनका मतलब पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपको उनको किन बातों पे गुस्सा आता है? आपको क्या लगता है कि वो कब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं? ऐसे जी आपका जो लाइव प्रोग्राम लगा उसमें तो मेरी बात नहीं हो रही, आप तो कोई और बोल रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज मुझे आ रही है। मुझे बताइएगा कि आपकी वाइफ को किस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है? उप्स, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई।
अंजा क्या कहेंगी आप, यानी अक्सर मर्द हज़रात की कंप्लेन है कभी कभार खवातीन आर ऑल्सो गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंजेस, Yes, absolutely. पोस्ट प्रेगनेंसी देख लो डिप्रेशन होती है, खुदा ना सर्टेन एजेस में होती है एंड वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो एक तो मर्द हजरात थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ लें और रिसर्च कर लें। गूगल नामी एक शख्स है, उससे ज़रा मशवरा कर सकते हैं आप, बड़ी आसानी से आपको टिप्स मिल जाएंगे। अच्छा, वैसे पता है आपको, मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं और जब उन्होंने फील किया कि वो कॉन्स्टेंटली एक बहुत ही तनाव वाले स्टेट ऑफ माइंड में है, उन्होंने जाके अपने टेस्ट कराए तो कई दफ़ा थायराइड का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कर देता है। कॉर्टिसोल का आता है। कॉर्टिसोल इज हार्मोन्स आपके कोई भी डिस्टर्ब हो आपको गुस्सा आता है। उसके अलावा ये है कि अगर आपकी विटामिन डी लो हो, हमारे यहाँ औरतों को गोरा होने का बहुत कॉन्सेप्ट है, हम धूप में बैठते ही नहीं है एज अ नेशन, बाहर निकलते नहीं है, तो विटामिन डी का अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है गुस्से से। अगर आप तो पहले तो बेसिक्स को एलिमिनेट करें ना। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो देखिए आपने पेट भर खाना खाया, डाइटिंग के दौरान बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पेट खाली होता है, बिल्कुल, तो खाना आपने प्रॉपर खाया और नींद आपकी पूरी हो तो आधी चीजें तो वैसे ही संभल जाती हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट एक टिप बताऊंगी जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, बलून्स अपने पास रखा करें। बलून्स रखा करें। हाँ। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगे, छोटे बच्चों के साथ भी जिनको ADD होता है उनको हम अक्सर ये प्रिस्क्राइब करते हैं, टिप देते हैं, ट्राई एंड ब्लो बलून जैसे ही गुस्सा आए। आपकी लंग्स की कैपेसिटी इतनी होती नहीं, आपका आधे से ज्यादा गुस्सा उधर ही ठंडा हो जाता है। अच्छा, सो ट्राई दिस, जस्ट गो साइलेंट एंड से कि जो भी मुझे गुस्सा करना है आफ्टर आई ब्लो बलून कंप्लीटली, मैं उसके बाद करूंगा। अच्छा, फिजिकल यानी ये एक तरह से रिलेट करता है फिजिकल अपने स्टेट को चेंज करने। जैसे लोग कहते हैं ना कि खड़े होके गुस्सा आ रहा है तो बैठ जाइए, बैठ के भी आपका गुस्सा सही नहीं हो रहा आप लेट जाएं या फिर पानी पी लें। तो फिजिकल अपना एनवायरनमेंट बदलने से फर्क पड़ता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, और आपने अपने जो 5 सेंसेस है ना उसका बड़ा ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बच्ची मिली थी छोटी, तो मे बी 7-8 साल की होगी, उससे मैंने यही बोला जब गुस्सा आता है तो क्या करती हूँ, तो कहती है वो जो अपने जबान में उसकी बलोची जबान थी, कहती है उसमें जो सबसे खुश और सेलिब्रेशन वाला गाना होता है ना वो जोर जोर से लगा के जबरदस्त। देखिए म्यूजिक और नेचर, पहले हम नेचर के करीब होते थे, तो आप जैसे कोई झरना है, कोई लेक है, समंदर है, उसको देखते थे। लोग कहते हैं कि पानी को देखने से भी जिस तरह उसको बह रहा है, तभी लोगों ने वाटर फाउंटेन्स या वाटर बॉडीज अपने घर में एक जमाने में रखी होती थी, रॉक गार्डन्स होते थे। अब वो फैशन हमने खत्म कर दी है, हमने काफी सारे फैशन खत्म कर दिए। तो आई थिंक नहीं, और इसके अलावा साउंड्स का तो अगर आप देखें, अल्फा बाइनोरल वेव्स जिनको कहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाती है आपकी, गुस्सा ठंडा करती है। अक्सर अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स कान में म्यूजिक लगा के, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा के पढ़ाई कर रहे होते हैं, काफी हेल्प करता है डिस्ट्रेस करने में। जो लोग फॉर एग्जांपल आप पे अथॉरिटी रखते हैं, अंजा आपको उन पे गुस्सा आ रहा है, कभी कभार आपको लग रहा है वो आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे घर में बड़े होते हैं, बॉसेस हैं या फिर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जहाँ पे यंगस्टर्स फील करते हैं कि यार ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उस वक्त गुस्सा आए तो क्या किया जाए? उस वक्त गुस्सा आए तो सबसे ज़्यादा अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो रिलेशनशिप्स हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी दोस्तों से अनबन हो जाए वो आपकी बात बन सकती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इतना डैमेज हो जाता है अगर आप बॉस के ऊपर गुस्सा हो गए तो वो नेक्स्ट लेवल फिर आपको और नुकसान होता है। तो एक तो ये कि अपने आप को सेल्फ अवेयर करना ज़रूरत है। सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप इस सूरत हाल में कर सकते हैं कि एक तो आपने सिचुएशन को बिल्कुल चेंज करना है। सो आपने बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, सही, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, हियर द अदर पर्सन आउट, और आपने अपने आप को ये बता देना है कि मैंने अभी रिएक्ट नहीं करना। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि रिएक्शन को डिले करना सीखें। ये आपको नहीं कह रहे कि आप रिएक्ट ना करें, लेकिन वो जो उस वक्त आप एक चलते फिरते बॉम्ब बने हुए होते हैं वो एक्सप्लोड ना करें। हम आपसे और ट्विटर जो मेरे पास ट्वीट्स आ रही है वो भी शेयर करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ रेजोल्यूशंस है। ये मुझे वीडियो मैसेजेस लोगों ने भेजे कि जब वो रिजॉल्व कर रहे थे कि 2019 में उनका रेजोल्यूशन क्या होगा, इनमें से कितनी गुस्से से रिलेटेड है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाद फैसल हूँ और 2019 में मेरी रेजोल्यूशन ये है कि मैं अपने गुस्से पर काबू लाना चाहता हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने गुस्से पर काबू लाऊँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद सरवरी। 2019 का मेरा ये रेजोल्यूशन है कि मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, तो मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह कि मैं आगे इस पर वर्क करूँगा। 2019 में इस चीज़ पर पूरा कोशिश करूँगा कि मैं अपने गुस्से पर काबू करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और 2019 में मैं रेजोल्यूशन चाहता हूँ कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूँ। मेरी आदत बहुत ख़राब है, चाहता हूँ
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इबाद है और मेरा 2019 का रेजोल्यूशन ये है कि मैं गुस्से पे काबू करना चाहता हूँ। हर अच्छे और बुरे इंसान में ये खामी होती है कि गुस्सा हर किसी को आता है, तो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं 2019 में अपने गुस्से को काबू करूँ। इसकी थोड़ी सी अगर साइकोलॉजी में चले जाएं व्यूअर्स, तो हम ये देख सकते हैं कि अक्सर लोग जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, असल में दिस इज़ ऑल्सो अ क्राई फॉर हेल्प। जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं तो आपको शायद कहीं ना कहीं ये खौफ होता है कि या तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, या फिर आपको धोखा दिया गया है। अंजा, ये जो फीलिंग होती है ना हेल्पलेसनेस की, यार कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, तुमने कहा ये था, मेरे साथ गलत बयानी हुई है, उस वक्त एक्चुअली गुस्सा आपकी तकलीफ का एहसास है। उस तकलीफ को कैसे कम करें? उस तकलीफ को ऐसे कम करें कि सबसे पहली बात तो आपने हर चीज़ की ना एक जड़ में जाना चाहिए। यू नीड टू रियलाइज कि अगर आपको ये तकलीफ हुई है, वो तकलीफ आपको इस बंदे ने ही दी है या नहीं। काफ़ी दफ़ा ना हम एक पैटर्न भी होता है, हाँ, हम गुस्से को ना रिफ्लेक्ट करते हैं किसी और पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको रोड रेज हो रही है, आपको पुलिस, या मिसाल के तौर पे आपके पिछले जो वर्क एनवायरनमेंट था वहां पे आपके बॉस ने आपके साथ ज्यादती की, अब आप नए बॉस को भी उसी फिल्टर के थ्रू देखते हैं, तो पहले तो ये प्री कंसीव नोशन तोड़ें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने आप को एक मैंने बात की ना सेल्फ अवेयरनेस, तो ओवरऑल काम करने की कोशिश करें, खुश रहा करें। अच्छा, काफी दफा ये जापानीज कल्चर वगैरह में लोग, अगर आपने देखा होगा, बहुत कम गुस्सा करते हैं। वो इसीलिए कि एक तो वो अपने अंदर दे गेट वेरी प्रोफेशनल, तो जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपकी आधे से ज्यादा चीजें सॉर्ट आउट होंगी। मुझे लगता है कि जापानीज कल्चर्स में अंजा उन्होंने ना अपनी खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझा हुआ है। अक्सर दफा आप गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपनी जो हैप्पीनेस की चाबी है वो किसी और को दी है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस्लामाबाद से मिसेज हाशमी बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत थैंक यू, अच्छा टॉपिक लेके आई हैं आप। थैंक यू मिसेज हाशमी, मुझे पसंद है ही सिद्रा, बहुत मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। जी मिसेज हाशमी, हमारे टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं टॉपिक के बारे में बिल्कुल कहना चाहूंगी, बल्कि मैं हल भी ढूंढना चाहूंगी कि मेरा ही मसला है ये गुस्से का। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो मैं शाउट कर जाती हूँ। पहली तो चीज ये है कि मैं शाउट कर जाती हूँ, मैं उस पर कंट्रोल भी करना चाहती हूँ, लेकिन समटाइम्स होता नहीं है वो कंट्रोल मुझसे। और सेकेंडली ये कि जो मेरे हस्बैंड है या जो घर के फैमिली मेंबर है, जब मैं बोलती हूँ, गुस्से में बोलती हूँ, तो कहते हैं बस अब चुप हो जाओ, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा उस वक्त? जी, अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है। एग्जैक्टली आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन मैं वहाँ पे सही होती हूँ, क्योंकि कभी कभी गुस्सा आता है मुझे। मिसेज हाशमी, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। मेरे पास वक्त कम है, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, आप प्रोग्राम देखिए, हम इसका हल तलाश करते हैं। बड़े अच्छा हल है, बहुत अच्छा हल है, आप इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही गुस्सा है, हाउसवाइफ्स के लिए इन पर्टिकुलर बेकिंग और कुकिंग ऐसी चीजें हैं जो बड़ी थेरेप्यूटिक है। हाय अल्लाह, गुस्सा आ रहा है तो मेरा तो बिल्कुल केक बनाने को दिल ना चाहे, नहीं तो गुस्सा आता है, आप आज हंडिया भी बनानी है अभी। अब वो अगर आप घर के तौर पे करें, लेकिन काफी लोगों को ना जो आटा और नीडिंग ब्रेड जिसको कहते हैं, आप वैसे बात सही कह रही है, बिकॉज आई ऑल्सो फाइंड कुकिंग वेरी थेरेप्यूटिक। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। आप जब उसको शोहर को बेलन लेके चेस करने से बेहतर है कि रोटी को बेलने। थैंक यू सो मच अंजा फॉर दिस वंडरफुल टिप्स। आई थिंक आई थॉरली एंजॉयड दिस सेगमेंट। मिसेस हाशमी, आपके लिए सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा ना कि आपको गुस्सा कम आता है, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप बहुत हद तक गुस्से को बर्दाश्त करती हैं जब तक वो पॉइंट ना पहुंच जाए जब आपकी बर्दाश्त से चीजें बाहर निकल जाएं। सबसे पहला टिप और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहेंगे कि जब जब आपको गुस्सा नाराजगी के लेवल वाला आ रहा है, आप उसको एक्सप्रेस करना सीखिए हेल्दी तरीके से। आप सही नहीं है या आप ये फील करें कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को लोगों तक समझाने के लिए भी। आई होप दिस हेल्प्स यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव अ लॉट मोर लाइंड अप इन द शो टुडे, सो स्टे विद अस। We'd like to welcome a very good morning to Kiran Khan. Assalamu alaikum Kiran, thank you so much for joining us this morning. सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, माशाल्लाह इतनी लंबी फहरिस्त है कामयाबियों की। We are truly proud of you, youngest probably तमग़ा इम्तियाज़ recipient as well. किरण, सबसे पहले जानना चाहूँगी स्विमिंग का शौक किस तरह हुआ? कोई फैमिली में भी प्रोफेशनल लेवल स्विमर्स थे, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ?
अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सिद्रा, इस तरह है कि स्विमिंग का शौक़ मुझे इस तरह से हुआ है कि मेरे फादर खुद स्विमर थे। एक स्पोर्टिव बैकग्राउंड था। मेरे जो चाचू हैं वो साइकिलिस्ट थे, पाकिस्तान के दोनों नंबर 1 एथलीट्स थे। तो स्पोर्ट्स मेरी फैमिली में थ्रू आउट मेरे यहाँ से मेरे बचपन से ही रन कर रही है। और मुझे स्विमिंग का ऐसा शौक नहीं था, लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मेरे तीनों बच्चों को, अब हम 4 हैं, तो चारों बच्चों को स्विमिंग जो है वो ज़रूर आए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कॉम्पिटिटिव स्विमिंग के अंदर जाना है। तो ये आउट ऑफ द ब्लू में एक दिन जो है मैंने अपने भाई के साथ रेस लगाई एंड ही सॉ कि मैं एक बहुत अच्छी एथलीट बन सकती हूँ, बहुत अच्छी स्विमर बन सकती हूँ। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं आई थिंक 5-6 ईयर्स की थी जब मैंने स्विमिंग की दुनिया में कदम रखा और आई टर्न प्रोफेशनल स्विमर एट द एज ऑफ 10। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस था कि स्विमिंग का शौक नहीं था, लेकिन फैमिली में थी तो करते थे, क्लब्स जाते थे। तो आई थिंक ये मेरे फादर की मेहनत है कि मैं आज एक प्रोफेशनल स्विमर हूँ, उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर ये टैलेंट देखा था कि आई कैन बी अ कॉम्पिटिटर। किरण, यू ट्रूली अ डैडीज गर्ल, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। उनका भी ख्वाब था और आप उसको लेके चली हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, एक शौक एक चीज़ का होना अलग बात होती है और उसको कम्पिटिटिव तरीके से करना अलग होता है। तो उसके लिए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? आप कितने लेवल पे, यानी 10 साल की उम्र से ये कर रहे हो, व्हेन यू टर्न इनटू अ प्रोफेशनल स्विमर, कितना अरसा, कितना वक्त आपको लगता है जो आप अपनी ट्रेनिंग में सर्व करती हैं, और आज जो आप अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल स्विमर देखते हो, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? स्विमिंग तो देखिए मैंने 3 साल की उम्र में सीख ली थी, क्योंकि मुझे फ्लोट वगैरह करना आता था। बचपन से ही पानी के अंदर ही रहे, पानी से ही हमेशा दोस्ती रही है, पानी ही हमारा प्लेग्राउंड था। स्विमिंग तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव स्विमर की जो ट्रेनिंग है आई थिंक उसमें मुझे 3 साल लगे। मैंने आई थिंक 7 साल की उम्र में कॉम्पिटिटिव स्विमिंग शुरू की और मैंने 10 साल की उम्र में अपने आप को नेशनल गेम्स पे रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान वापडा को फर्स्ट टाइम। और वो टाइम था जब मैं वो मेरा डेब्यू था पाकिस्तान स्विमिंग के लिए भी, कि मैं उभर के सामने आई, पाकिस्तान के अपने मुल्क के सामने आई कि मैं एक कॉम्पिटिटिव स्विमर हूँ। और एक बड़ी लंबी, बड़ी टफ जर्नी रही है, क्योंकि स्विमिंग इज़ नॉट एन ईजी स्पोर्ट्स। यही मैं पूछना चाहती थी कि गर्ल्स दे आर अप फॉर एनी बिग काइंड ऑफ चैलेंज, और इसमें जितना आपने वक्त, जितनी एनर्जी सर्व की है, अपने आप को नेशनल लेवल पे मनवाया, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, अब आगे क्या फ्यूचर देखती हैं? और मजीद इस स्पोर्ट में आगे अपने लिए लॉरेल जीतने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, व्हाट मोर डू यू नीड टू डू, और अब इसमें आपको क्या हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत होगी? देखिए सीधा इस तरह है कि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं आपकी अपनी फील्ड को अलग अलग, जैसे आपको अगर पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए कि अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, ऑब्वियसली बात है, एक बहुत ऑनर की बात है, यूर एन एम्बेसडर फॉर द कंट्री, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, और बीच में 206 ममालिक और भी होते हैं, आपको मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करो, उसको अपने मुल्क के बारे में बताओ एंड शो इट के पाकिस्तान में कितनी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का क्या लेवल है, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या हम उनको दे सकते हैं। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी, मुझे एज एन एथलीट बन के ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर मैं एथलीट ना होती तो मैं आज इतना दुनिया भी ना घूम सकती, इतना कुछ भी ना देख सकती, पाकिस्तान के लिए कुछ कर ही ना सकती। तो आई थिंक ये पाकिस्तान जो हमारी स्पोर्ट्स, उनका मेरे ख्याल से उनको थैंक यू करना चाहिए कि वो जो है लड़कियों को इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे लेके आना चाहते हैं, वो जो हमें पाकिस्तान बाहर टूर्स पे भेजते हैं, हम उनके लिए मेडल्स लेके आते हैं और वो हमें रिवॉर्ड्स देते हैं, हम उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। आई थिंक ये दोनों मिलके जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली बात अच्छा लगता है कि आपको मौका दिया जाता है बार बार कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आए, वो आपको बेस्ट रिवॉर्ड नवाजेंगे। किरण, लेकिन जिस तरह अक्सर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात की जाती है, यहाँ पे आपने एसोसिएशंस और फेडरेशंस का हवाला दिया कि एक मुल्की लेवल पे, एक पॉलिसी लेवल पे काम करना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि स्विमिंग का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? क्योंकि अगर आप ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करती हैं, देयर नॉट मेनी ओलंपिक साइज पूल्स इन पाकिस्तान। वो कोचिंग, वो फैसिलिटीज़, वो वसाइल जो आपके पास होने चाहिए, अब उसमें आप देख रही हैं कि क्या तब्दीली आ रही है? क्या आपको मज़ीद वसाइल, मज़ीद सपोर्ट मिल रही है? देखिए, एक मैं पर्टिकुलर स्विमिंग की बात नहीं करूंगी, असल में जो हमारी स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि हम एक मुस्लिम ममालिक के अंदर रहते हैं, इसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं। जैसे हमारी स्विमिंग कंपटीशन लड़कियों की जो है वो हम टीवी पे फुटेज नहीं दिखा सकते, तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत एक लैग कर जाता है कि लोगों को नहीं ज़्यादा पता चलता कि स्विमिंग होती क्या है, कंपटीशन होते कैसे, लड़कियाँ किस तरह से कम्पीट करती हैं, क्योंकि लड़कों की स्विमिंग भी थोड़ी बहुत दिखाई देती है स्विमिंग। काफ़ी सारी स्पोर्ट्स हैं, असल में ब्रांड इंडोर्समेंट
इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बड़े चैनल्स पे दिखाई नहीं देती। तो आई थिंक अगर हम ये 35 जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, अगर इन क्रिकेट को हम अलग कर दे, तो आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्स टीवी पे इस तरह से नहीं दिखाई देती। तो हमें किसी भी स्पोर्ट्स में इस तरह से हम नहीं कह सकते कि कोई उभर के ऊपर आ रही है, स्पोर्ट्स का जो है वो फ्यूचर कैसा है। स्विमिंग का फ्यूचर जो है वो आई थिंक मुझे 17 ईयर्स हो गए अब स्विमिंग करते हुए, तो जितना टाइम पीरियड मैंने गुजारा, मैंने स्विमिंग को हमेशा इंप्रूव होते हुए देखा है, नए बच्चों को अंदर आते हुए देखा है, कंपटीशन करते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे नाम आए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। मेरी अपनी बहन बीच में है और बहुत सारे लोग अभी तैयार हो रहे हैं। थैंक यू सो मच किरण, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वक्त मेरे पास कम था, लेकिन आपने जैसे कहा कि कल्चरल बैरियर्स के बावजूद अपनी एक लगन के जरिए ये जो स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं उनको मजीद बढ़ावा देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन लाइंड अप, सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टुडे। हम अक्सर बात करते हैं एक ख़ानदान के एक खुशी का गहवारा होने की, और अक्सर लोगों की उम्मीद यही होती है कि जब आप एक रिश्ता इज़्दिवाज में पड़े तो फिर आप उसकी फैमिली आप ज़रूर ग्रो करें। ये हमारी उस कपल की भी एक्सपेक्टेशन होती है और उससे जुड़े हुए हर रिश्ते की भी, जो उनका ससुराल हैं वो भी चाहते हैं कि खुशियाँ देखें। ये हमारा एक कल्चरल महवर है एक तरह से। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से अगर आपके अपने बच्चे ना हों तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। उससे जुड़े हुए बहुत सारे मामला हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी का शिकार भी होते हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत मिस्ट्री भी है, और आज हमने सोचा कि इस हवाले से ज़रूर बात की जाए। दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है, क्या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जब विरासत के मसाइल, दूसरे महरम का मसला, इन सारे इश्यूज़ के होते हुए क्या एक बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, उसके लिए क्या शराइत है जो एक कपल को पूरी करनी होती है। फिर वो इदारे, एंड अगेन अगर हम आज के पाकिस्तान की बात करें तो रियासत अपने बच्चों को या इन सिटीजन्स को जो माइनर हैं जिनकी शायद कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, उसकी तरफ क्या फ़राइज़ रखती है। अगर आपने एक कपल को या एक फैमिली को बच्चा अडॉप्ट करने की इजाज़त दी भी है तो क्या उसके बाद रियासत जाके पूछती भी है कि उस बच्चे के साथ किस तरह का रवैया रखा जा रहा है, उसको किस तरह की सर्कमस्टांसेस है, क्या उसकी सेहत, तालीम और दूसरी ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके हवाले से जो हमारे स्टिग्मेटिक बैरियर्स हैं वो किस तरह जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में हो सकता है कपल ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बच्चे का ताल्लुक है, ऑल दैट एंड मोर आज हम एक इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू इस हवाले से करना चाहेंगे। मेरे पास जो पैनल मौजूद है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और इस हकीकत को, ज़िंदगी के इस पहलू को बड़ा क्लोजली देखता और समझता है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर फरहाना अवैस। थैंक यू सो मच फरहाना आपा फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं आलिया सारिम। आलिया भाभी को भी हम जानते हैं, और ज़्यादातर जिस तरह के सोशल इश्यूज़ होते हैं, जब खुदा न खासा मामला बिगड़ते, रेस्क्यू तक भी बहुत पहुँचती है, तो बहुत ही करीब से देखा है इन तल्ख हकीकतों को। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमारी इसमें क्या लर्निंग्स हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना खानज़ादा, यूर अ गायनेकोलॉजिस्ट। आपसे भी जानेंगे कि मेंटल, फिजिकल, बायोलॉजिकल क्या बैरियर्स हैं जिसको ओवरकम करके फिर एक कपल ये डिसीजन लेता है। सबसे पहले फरहाना पर, क्योंकि हमने ये ट्विटर पे ऑन किया ये सवाल, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और पेचीदा सवाल सामने आया। एक खातून है जी, वो काफ़ी अरसे से इनफर्टिलिटी से डील कर रही हैं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, चाहती हैं कि अडॉप्ट करें। दीनी मसला जो उन्होंने उठाया कि देखें, अगर मैं एक बच्चा अडॉप्ट करती हूँ, जब वो बच्चा बालिग हो जाता है तो क्योंकि मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ तो मैं उसकी नामहरम हूँ, और अगर मैं बच्ची अडॉप्ट करती हूँ और जब बच्ची बलूगत की एज में पहुँचेगी तो वो मेरे शौहर की नामहरम हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि दे ऑब्जर्व पर्दा, दीनी समझ रखते हैं, क्या गाइडेंस होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आपने कहा डॉक्टर फरहाना, तो मैं अभी डॉक्टर बनने के करीब हूँ, अभी बनी नहीं हूँ। पेशगी मुबारक जी, शुक्रिया। और आते हैं इस सवाल की तरफ। तो इस्लाम जो है ना, ये बड़ा खैर खाही का दीन है, खैर की बात करता है, रवादारी की, मोहब्बत की, और जितने भी हमारे तबकात हैं माशरे के, सभी के लिए वो बेहतरीन सोचता है। और जब बात होती है अडॉप्शन की, तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि
क्या जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हें शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया? तो गोया जो एडॉप्शन है ना वो अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हम नबी पाक की सुन्नत के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जी, लेकिन कुछ चीज़ें जो अल्लाह की सुन्नत है, यानी अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमने तुम्हें शेल्टर प्रोवाइड किया, यानी जब तुम यतीम थे। तो अगर कोई किसी यतीम को लेके आता है, अडॉप्ट करता है, तो गोया वो अल्लाह की सुन्नत को पूरा कर रहा है। जैसे हम दुरूद व सलाम की बात करते हैं, वो अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ताला अदा करते हैं, तो उन्होंने अपने बंदों को भी हुक्म दिया कि वैसे अदा करो। इसलिए अडॉप्शन को सबसे पहले तो जहन में ये कर लें कि बड़ी अच्छी बात है, कोई अडॉप्ट करता है तो वो इसको लेके चले। अच्छा, अब ये बात कि ये हकीकत है कि अगर आप किसी बेटे को लेकर आएंगे तो वो एक सर्टेन एज पे आके आपके लिए नामहरम हो जाएगा। आप किसी बेटी को लेकर आएंगे तो वो उस बाप के लिए, शौहर के लिए जो है वो नामहरम है, जाहिर है, एक सर्टेन टाइम के बाद। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इन चीज़ों को आप शुरू से ये तय कर लें कि आप माँ बाप कहलाने के बजाय अगर अंकल आंटी कहला दें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे को शुरू से ये क्लियर हो कि ये मेरी आंटी हैं, ये मेरे अंकल हैं, और जैसे जैसे उसे थोड़ी सी समझ आए और अगर वो ये सवाल करे कि चूंकि मैं अंकल और आंटी कह रहा हूँ तो मेरे माँ बाप कौन है, तो उसको शुरू से क्लियर कर दी जाए, ताकि ना तो फिर वो उसके जहन में ये चीज़ परवान चढ़े और एक ख़ास उम्र पर आकर वो बच्चा ये सोचे कि ये मेरे साथ ज़्यादती हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। और फिर वो जायदाद के मसाइल होते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर शादी के मसाइल होते हैं, उसमें फिर जो दूसरी फैमिली है वो पूछती है कि बच्चा कहाँ से है और कैसे होगा। तो ये चीज़ें अगर आप शुरू से अपने जहन को पहले क्लियर करें कि हम एक बच्चे को लेकर आ रहे हैं, क्लैरिटी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। अगर मैं जानती हूँ इस वक्त बहुत सारे नाजरीन जो हमारे देख रहे होंगे, अगर वो ख्वाहिशमंद हैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए, तो वो किन इदारों से राब्ता कायम करें, उसकी क्या प्रोसीजर्स होते हैं। अगर हम वेस्टर्न ममालिक में देखते हैं तो बहुत छानबीन होती है, पहले उस जो कपल अडॉप्ट करना चाहता है उसका देखते हैं कि जी जरिया आमदनी क्या है, क्या वो बच्चे को रख भी सकते हैं, क्या वो साथ यानी उसको लेके चल भी सकते हैं, निभा सकते हैं जिम्मेदारी को या नहीं। आलिया भाभी, यहाँ पे जो लोग अगर ख्वाहिशमंद हैं, किस तरह वो किसी इदारे से इन टच और क्या क्या स्टेप्स होते हैं अडॉप्शन के? देखिए, इदारे तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इदारे ही उन बच्चों को रखते हैं और आगे देते हैं। गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट के हवाले से मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। बच्चे पहले ये देखा जाए कि कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिलते हैं बच्चे। अब इस वक्त एक बहुत अल्लाह का करम है कि बच्चे हमारे हाथ में भी लोग देकर जाते हैं, और इस नीयत से देके जाते हैं कि हम उन्हें किसी बेहतर मकाम पर, बेहतर घर में दे दें। क्यों देकर जाते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि 6 बेटियां हो गई, 7वीं नहीं चाहिए, 8 बच्चे हो गए, 9वां बच्चा नहीं चाहिए, मियाँ बीवी में डिवोर्स हो गई, अब बच्चा ना माँ को चाहिए ना वो बच्चा बाप को चाहिए, बस वो दे दें किसी को। उसके अलावा अगर ये तो एक वो चीज़ें हैं जो आके अपने हाथ से देते हैं, फिर आपको सड़क पर भी बच्चे मिल सकते हैं, आपको वो कचरे में भी मिल सकते हैं। वो जो तस्वीर दिखाई जाती है, अल्लाह का करम है कि उसमें अब बेहतरी ये आ रही है कि क्योंकि इदारों ने, या जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ कि साइम बनी ट्रस्ट ने कहा कि आप हमारे हाथ में दे जाइए, हम बहुत सारे सवालात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम बच्चा बाहिफाजत हम तक पहुँच जाएगा। इंसानी जान की अहमियत है, उस बच्चे की अहमियत। बिल्कुल। तो अब वो एक चीज़ हमारी चल रही है। उसमें जो आप बार बार एक चीज़ आप बोल रही हैं बहुत अच्छी है कि क्या शराइत होनी चाहिए। हमारे मुल्क में शराइत का देखें कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं क्यों गलत बयानी करूं कि बहुत उस बच्चे का फ्यूचर सेफ होगा, लेकिन लोग सारिम बनी ट्रस्ट में क्यों दे के जाते हैं? क्योंकि जब सारिम बनी ट्रस्ट खड़ा होता है तो वो उनके लिए बहुत सारी शराइत रखवाता है। और मैं बहुत तकलीफ से एक बात कहूं कि जब हमने शराइत रखवाई है जिसमें एक शर्त ये है कि उस बच्चे के नाम आप 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवाएंगे। अब वो कोर्ट में जमा होने का मतलब ये कि सिर्फ वो बच्चा उसे इस्तेमाल कर सकता है और कोई नहीं ले सकता, और इदारे का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी नेगेटिव है कि उसमें भी उसकी सोच हो जाती है कि क्या वो 10 लाख रुपए सही जगह जा रहे हैं, सही मद में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत जरूरत है इस तरह के टॉपिक्स की जो आपने आज रखा कि बात की जाए कि सिलसिला क्या है। और फिर वो बच्चा बालिग होने के बाद उसको रिक्लेम भी कैसे करे, उसका भी तो पेपर वर्क आपको पूरा करके रखना पड़ेगा ना। यहाँ पर जब किसी के पीछे कोई नहीं खड़ा होगा तो उसको माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह ट्रीट किया जाता है। अब अगर हम किसी बच्चे को एडॉप्शन के लिए देते हैं, एक तो ये कि हमारे यहाँ इस्लाम में गार्डियनशिप है, एडॉप्शन नहीं है, यानी वल्दियत हम नहीं देते, हम सरपरस्ती देते हैं। इदारे का बस ये सिलसिला है कि जब हम देते हैं तो हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आप उस बच्चे को कैसे रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी अपडेट। अली भाभी, 2 छोटे-छोटे सवाल जो मेरे पास ट्विटर पे आए हैं। एक तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि जो वालिदैन आपको बच्चे ये आपके सपोर्ट करके जा रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि फिर बच्चे से लेटर ऑन इन जिंदगी वो राब्ते में रहें, या वो कम्प्लीटली अपनी जो जिम्मेदारी होती है वो फॉरगो कर देते हैं? दूसरा ये कि हमारे यहाँ अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स की ये आप ना एक उनकी अपनी ख्वाहिश समझ लीजिए या पता नहीं क्या मामला है, वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी चाहते हैं। आपके इदारे में अक्सर ऐसे बच्चे
भी होंगे जो 4-5 साल के हैं, 7 साल के हैं, उनके साथ भी सिले रहमी होनी चाहिए, उनको भी अच्छे खानदान और माँ बाप के प्यार का हक उनका भी है। तो क्या वजह है कि हम इंसिस्ट करते हैं नहीं, न्यू बॉर्न बेबी जिसको ना पता हो कि उसके पहले जिंदगी में क्या हुआ है वो हमारे सपोर्ट कर दिया जाए? बात यूं नहीं है, ये एंगल यूं नहीं है, ये एंगल दूसरी तरह है। ये एंगल ये है कि न्यू बॉर्न लेके वो शो ये करते हैं कि मैंने बर्थ दिया इस बच्चे को। सही। और इस चीज को मेरा इदारा या जाती तौर पे मैं भी पसंद नहीं करती। किसी भी रिश्ते में झूठ कभी भी नहीं होना चाहिए। सही। जब आप एक नेक काम कर रहे हैं, आप किसी को सरपरस्ती में रख रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि आप बुनियाद झूठ से रखें। हमारे इदारे की कोशिश होती है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर हम बच्चे को अडॉप्शन के लिए दें, और उसके पीछे हमारे जहन में यही होता है कि आप डिक्लेयर कीजिए कि आपका बच्चा नहीं है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छी तरह पाल रहे हैं, सरपरस्ती में ले रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा सिद्रा, जिसके अंदर वफा होती है ना, और जो आपको जो थैंकफुल होता है, उसको जब ये पता चलता है कि आप माँ बाप नहीं और आपने पाला है, तो सारी जिंदगी आपके घुटनों से लगकर बैठता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो एंगल आ रहा है, आपकी बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं और पहली ब्रेक के बाद मैं कॉल्स लेना शुरू करूंगी। डॉक्टर हिना से जानना चाहेंगे कि हमें लग रहा है कि हमारे माशरे में इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वैसे तो जब हमने पॉपुलेशन पे शो किया था, बहुत सारे खित्तों से, रीजन से हमारे मुल्क में फर्टिलिटी और पॉपुलेशन बढ़ने का रुझान बहुत तेज है, लेकिन आपको फिर भी एक बहुत बड़ी शरह पेरेंट्स की नजर आएगी जो बच्चे पैदा करना चाहती है, जो फैमिली शुरू करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रही। कुछ के मेडिकल रीजंस होते हैं, लेकिन अभी ऑफलाइन जब हम डॉक्टर हिना से बात करें तो उन्होंने कहा कि कईयों की अनएक्सप्लेन्ड अनफर्टिलिटी है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं और लेकिन वो चाहकर भी बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे। इसकी आप क्या डॉक्टर हिना वजह देखती हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे एक बड़ी बदकिस्मती है कि औरतों को इनफर्टिलिटी को लेकर बड़ा ब्लेम कर दिया जाता है। शादी होती है, 1 महीने के अंदर सबको खुशी चाहिए, ठीक है। अब वो 1 महीने से ऊपर चला जाता है तो रिश्तेदार हो, घर वाले हो, मतलब क्यों नहीं हो रहा, तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे। नॉर्मली हम इनफर्टिलिटी का भी पीरियड 1.5 से 2 साल का रखते हैं और उसके बाद जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं कि हम कपल्स में देख लें कि कहीं मर्द में कोई प्रॉब्लम है या औरत में है, और अगर ट्रीटेबल है तो उसको ट्रीट करते हैं। सही। लेकिन मसला सारा ये होता है कि डे 1 से यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि जी बच्चा चाहिए, बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। उस चीज को लेके औरत इतनी डिप्रेशन में आ जाती है कि वो नॉर्मल होके भी कंसीव नहीं कर पाती, उसके फॉलिकल्स प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। अच्छा, आप जब बातें होती हैं तो आप बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके घर रिलैक्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं, एटीट्यूड नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि बिल्कुल हद दर्जा जहालत हम क्रॉस कर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ताने कि वो 1 महीना भी नहीं गुजरता और बहुओं को ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हो सकता है उनके बेटे में प्रॉब्लम हो। सही है, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि महीने पे ही जाके शो शुरू हो जाता है। इतनी नेगेटिविटी या मतलब है कि बस हफ्ते के अंदर आप खुशखबरी दे दें। नहीं, पूछने का मेरा यहाँ पे सवाल है क्योंकि हम लार्जर सब्जेक्ट यहाँ पे अडॉप्शन की बात कर रहे हैं या किसी को गोद लेने की बात कर रहे हैं। यूजुअली ये कपल्स 5-6 साल 10 साल इन इश्यूज से स्ट्रगल करते हैं। इनका अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है जब ये इवेंचुअली अडॉप्शन पे जाते हैं, और क्या क्या रेजिस्टेंस अक्सर देखा गया है? खातून अडॉप्ट करना चाहती है, शौहर की तरफ से रेजिस्टेंस है, सास की तरफ से रेजिस्टेंस है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, हमारे पास अगर जैसे मैंने आपको कहा कि इनफर्टिलिटी हम 1.5 से 2 साल के बाद उसको लेबल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कपल आ रहा होता है तो हम फर्स्टली जाते हैं उनकी हिस्ट्री पे, उनके एग्जामिनेशन एंड देन इन्वेस्टिगेशन। अब अगर उसमें आपको नजर आया कि जी औरत जो है वो बांझ है, अब बांझ का लफ्ज इतना टॉर्चर है हमारे यहाँ की खवातीन के लिए कि उसमें वो आधे से ज्यादा बेचारी मर जाती है। इसी तरीके से मेल्स में भी आता है प्रॉब्लम। अगर ट्रीटेबल है तो डॉक्टर जाहिर सी बात है उनको ट्रीट करते नहीं है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अब वो इतना अगर नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं तो वो हर तरीके से कोशिश करते हैं। एक तरह से आई एम सॉरी टू कट यू, मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। ये इसको बिल्कुल ऐसे देखने का मकसद हुआ कि ये जो बातें आपके अपनी प्राइवेट बातें हैं, जब आप अडॉप्शन पे जाते हैं तो एक तरह से ये माशरे में आया हो जाती हैं कि भाई नाउ दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिक्लेरेशन कि ये कपल एक्सेप्ट कर रहा है कि जी हम अपने बच्चे हमारे नहीं हो सकते। वो एक स्टिग्मेटिक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। अक्सर लोग इससे कतराते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा नहीं है, अल्लाह की देन है, सब्र शुक्र कर लें, लेकिन इस ख्वाहिश को ही मार दें कि हम बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये सही है या ये गलत है, इस पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है। आपकी कॉल्स भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वील बी राइट बैक।
वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों को गोद लेने के मामले यानी अडॉप्शन पे। क्या सिचुएशंस होती हैं, हम सब जानते हैं कि अगर एक कपल के खुद अपने बच्चे नहीं हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है, लेकिन इस ऑप्शन पे पहुंचने के लिए बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी रेजिस्टेंस उनके सामने आती है, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। कभी हस्बैंड और वाइफ में भी अनबन हो जाती है, वाइफ चाह रही होती है अडॉप्ट करना लेकिन हस्बैंड करने नहीं देता। आलिया भाभी और फरहाना, आप क्या कहेंगी कि किस तरह इस स्टिग्मा को हटाया जाए? बिकॉज पीपल थिंक कि नहीं, अगर ये हमने किया तो लोग हमें और बुरा भला बोलेंगे, और ख़वातीन अक्सर डर जाती हैं। हम दूसरी शादी के हवाले से बात कर रहे थे, जैसे अभी कि फौरन दूसरी शादी के हवाले से कह देते हैं कि अच्छा इसकी औलाद नहीं हो रही तो दूसरी शादी कर लेगा, दूसरी शादी कर लेगा। औरत तो नहीं करती। मैं तो उन औरतों को भी जानती हूँ जिन्होंने जिंदगी भर अपने मर्दों के इस कमी को छुपा कर रखा, राज की बात राज में रखी, लेकिन मर्द आमतौर से नहीं रख पाते, और अगर वो रखना भी चाहें तो उनकी माँ बहनें नहीं रखने देती हैं। सही कहना पड़ेगा मुझे। उनके पास ऑप्शन होती है ना, तो वो फौरन उस तरफ जाते हैं। तो मैं औरतों की तसल्ली के लिए सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मेरे शेल्टर होम में 8 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ शादी के 10 साल बाद, 20 साल बाद औरतें आ जाती हैं। तो क्या उनके मियाँ ने दूसरी शादियां इसलिए की होती हैं या मारपीट के बच्चों को घर से इसलिए निकाला होता है कि औलाद नहीं है? खुदारा इस खौफ से बाहर आए, अगर किसी मर्द ने बेवफाई करनी है या आपका साथ नहीं देना तो वो किसी भी हाल में आपके साथ कर सकता है, और जिसने साथ निभाना है और वो बावफा है तो आपके साथ कुछ भी हो जाए वो आपके साथ खड़ा होगा। मैं उन मर्दों को भी जानती हूँ जिन्होंने पूरी सोसाइटी के खिलाफ खड़े होकर भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, न दूसरी शादी की तरफ गए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एडॉप्शन भी नहीं की कि रब की मर्जी है, रब नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, डरना छोड़ के बिल्कुल मजबूत हो जाए, रब से ताल्लुक जोड़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि रब की तकसीम में राजी हो जाएं। अगर आपको अल्लाह ने कोई चीज, कोई नेमत नहीं दी है तो उसको भी मसलहत मान लें। आपकी या तो सब्र की आजमाइश है या आपके शुक्र की आजमाइश है। लेकिन फरहाना पर यहाँ पे अक्सर मर्द हजरात ये कहते हैं कि अब आई एम इन अ कॉट अप सिचुएशन, बीवी से वो वफा करना भी चाहते हैं तो माँ की तरफ से प्रेशर है, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, यानी इतना गुगलू बच्चा बना हुआ होता है उस वक्त हस्बैंड जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है इस मामले में? देखिए, कोई भी जबरदस्ती शादी तो किसी की नहीं करा सकता और ना इसमें कोई गुंजाइश है। दीन में भी ये है कि भाई आप अगर खुद से करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन जबरदस्ती तो कोई भी नहीं किसी की करवा सकता। और एक अब जबकि साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो जो बेटा है या जो हस्बैंड है वो भी इस बात पे कायल कर सकता है मदर को कि ठीक है हम इलाज भी करा रहे हैं, इलाज के थ्रू भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ हो सकती हैं। लेकिन देखिए, हम थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं कि हम बच्चों की बात के साथ साथ हम मियाँ बीवी के रिलेशंस पे ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, दीन ने हमें ये बताया कि हाँ आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी यतीम के साथ अगर अच्छा सलूक कर रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो गोया आप जन्नत में अपने लिए घर बना रहे हैं। इसी तरह आप किसी यतीम के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो आप रब को राज़ी कर रहे हैं। तो हम इसको अगर इस रेफरेंस के साथ लेके चलें कि हाँ हमें हमारा दीन जो है वो रवादारी सिखा रहा है, खैर खाही का एक सबक दे रहा है, और हम किसी के साथ उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, और उस एक अच्छे इंसान को माशरे में एक अच्छे इंसान के तौर पे सामने लेकर आ रहे हैं, तो गोया हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए फरहाना आपा, यहाँ पर सवाल आपने बिल्कुल सही कहा कि एक यतीम से सिला रहमी का तो इतना सवाब है। एक हदीस का हवाला दिया जाता है कि अगर तुम यतीम के सर पे हाथ फेरोगे तो जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी नेकियां तुम्हारे नाम लिख देता है। लेकिन फरहाना पर सवाल ये पैदा होता है कि एक माँ अगर गुस्से में या बच्चे को डांटती है, मारती है उसकी भलाई के लिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने सुतेली माँ को ये एक विकेट कैरेक्टर क्यों बनाया? वो जब डांटती तो कहते हैं हाँ अपना नहीं है ना तभी मार रही हो। क्योंकि ये देखिए, ये उस वक्त बहुत ज्यादा होता है जब आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला आपकी खुद गोद भर देता है। फिर क्या होता है कि आप अपने ज़ाहिर जो आपका अपना खून है उससे एक फितरी तौर पे मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर एक डिफरेंस सा पैदा हो जाता है। तो फिर आप कभी कभी डिफरेंस पैदा होता है, और कभी कभी आपके जहन में ये होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आपको ज़्यादा मोहब्बत भी करनी पड़ती है उस बच्चे से कि उसके आने की वजह से अल्लाह ताला ने आपकी गोद भर दी है, बरकत अता की। ऐसी सिचुएशन में क्या करें डॉक्टर? ना व्हाट वुड योर टेक बी कि एक कपल था, स्ट्रगल कर रहा था, अडॉप्ट किया और अब उनका नेचुरली बायोलॉजिकली अपना बच्चा भी है, तो उस फर्क को अब वो कैसे निभाएं? देखिए, मैंने आपको यही कहा ना कि हमारे यहाँ पे मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं, अच्छा हमने उनको हर चीज़ उन्होंने कर ली, हर तरीके से ट्रीटमेंट ले ली, ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने कंसीव नहीं किया और घर का माहौल अजीब सा है,
ठीक है, उसके बाद हम उनको एडॉप्शन का ही कहते हैं। वैसे एडॉप्शन तो इस्लाम में नहीं है बट किफालत है, ये बात सही है। लेकिन उस चीज़ से क्या हो जाता है कि हम उन्हें पहले ही गाइड करते हैं कि ये चीज़ें होंगी और आप उनको अडॉप्ट कर लें, इसलिए कि औरत जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही होती है, उसकी मैटरनल इंस्टिंक्ट पूरी नहीं हो रही होती है, फिर ऊपर से घर वालों के ताने जो मिल रहे होते हैं। और अगर हस्बैंड अच्छा भी है, बेचारा कह रहा है मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, अगर हस्बैंड सही भी है तो तब भी वो मेंटली चाहे वो कितना ही पैम्पर कर ले, बट वो अपने ससुराल वालों की बातों को इतना ज्यादा ले रही होती है कि वो इतना डिप्रेशन में कि वो सुसाइड कमिट करने तक भी आ जाती है। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक भी है। अक्सर ऐसा लगता है कि वो ताने, वो बातें, वो नेगेटिविटी जो होती है, क्योंकि आप बच्चे में बिजी हो जाते हैं तो आपके पास वक्त ही नहीं होता कि आप उनको इतना ज्यादा एडॉप्शन पे होता है ना कि अगर वो एडॉप्ट भी हमारे साथ डॉक्टर है ना, अब हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। जी मैं आती हूँ आलिया भाभी आपके पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा नाम इब्न ज़हूर है मोहतरमा, इब्न ज़हूर। जी जी फरमाइए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो भी टॉपिक लेते हैं उसमें हम हॉलिस्टिक अप्रोच को जो है ना निगलेक्ट करते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि हॉलिस्टिक इन द कुरान, सरसरी हम कुरान से गुजरे वरना हर जहां में दीगर था। जी कहने का मकसद है कि सूरह अज़ाब में अडॉप्टेशन का एक टॉपिक है और एक जिक्र है ज़ैद बिन हारिस का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस को अडॉप्ट किया था। उस एडॉप्टेशन के हवाले से जितनी भी अंजुमन या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं और जो पेश आफियत भी है जिसमें मुजफ्फर हाशमी की एहलिया इसको चलाती हैं। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का और इस रेफरेंस का भी। जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जिस तरह सही आपने फरमाया कि दीन में सरपरस्ती की, कफालत की गुंजाइश मौजूद है। हम जरा सोशल इश्यूज इससे जो रिलेटेड है उस पर बात करना चाहेंगे। आलिया भाभी आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम बच्चा दें तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब अगर मैं अपने इदारे की पॉलिसी लूँ तो उसमें पॉलिसी ये भी है कि वो मेडिकली अनफिट हैं कपल, उनके औलाद नहीं हो सकती और उन्होंने एडॉप्ट भी नहीं किया। और हम एक शर्त ये भी रखते हैं कि इसके बाद भी ना कीजिएगा, यानी अगर कोई बच्चा हम किसी वालिदैन को दे रहे हैं तो बस यही एडॉप्टेड बच्चा उनकी जिंदगी में वाहिद रहेगा। उसकी मैं आपको वजह बताऊं, इंसान इतना अजीम अल्लाह बना दे तो अच्छी बात है, अपनी औलाद के साथ दूसरे की औलाद को रखना आसान नहीं है। सेकेंडली जो ये अडॉप्टेड बच्चे होते हैं इनका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जायदाद में कुछ बनता ही नहीं है। अच्छा अगर विद इन फैमिली अरे भाभी अडॉप्ट करे तब भी आप समझते हैं कि फर्क वैसे, अगर अपने भाई का बेटा किसी ने अडॉप्ट कर लिया या अपनी बहन की बेटी किसी ने अडॉप्ट कर ली है तो आप समझते हैं कि तब भी अपना बच्चा हो जाए तो वो फर्क वही रहेगा कि अच्छा ये तो मेरा नहीं मेरी बहन का बेटा है? देखें अगर कोई इंसान बहुत अजीम है ना तो वो किसी में भी फर्क नहीं करेगा, उसके लिए बच्चा बहुत मुश्किल है। हाँ। तो मैं टोटल नेगेटिव बात इसलिए नहीं करना चाहती कि सोसाइटी के पास पॉजिटिव मैसेज जाए, लेकिन बिल्कुल सही कह रही है कि ये आप अपने आप को इम्तिहान में क्यों डालते हैं। मैं तो इंसान से कहती हूँ कि किसी चीज की सहूलत अगर रब ने आपको दी हुई है तो आप इम्तिहान में इससे क्यों गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने अपनी औलाद दी है तो फिर एडॉप्शन की गार्डियनशिप की तरफ क्यों जाते हैं। आप उन बच्चों को उनके माँ बाप के पास रहने दें। जैसे मैंने कहा 6 बच्चियां सातवीं, आप सातवीं की कफालत उसी के घर में रहते हुए ले लीजिए, आप किसी फैमिली को उस तरह से सपोर्ट कर लीजिए। ये जो एक थप्पा लगाने का हमारा एक शौक होता है, ये मेरा है, ये नेकी मेरी नजर आनी चाहिए, देखो मैंने इसको पाला है, मिल्कियत का भी एक एहसास होना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि अच्छा नहीं है। फिर आप देखिए कि जब आपने एक बच्चा आपका अपना एक दूसरा है, अब आपने उसको ले लिया और आप अपनी मिल्कियत में से, अपनी चीजों में से, दौलत में से, प्रॉपर्टी में से उसको देंगे, कितना नेगेटिव माहौल फैलेगा। लड़ाइयाँ सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं, कत्ल तक ये बात आती है। मुझे ये बात इसलिए कहने दीजिए कि पूरी जिंदगी किसी को पाला और 20 साल का जवान हो गया, 18 साल का, जब उसने दावा किया कि जी मैं इनका बच्चा हूं, मैं इनके बीच पला हूं, और उस पर जब कत्ल गारत होगा तो क्या जरूरत है कि इंसान अपने आप को उस नहज पर लेकर आए। लेकिन देखिए माँ बाप ने शुरू में कहा था कि अब सॉरी आपकी बात कट रही है कि अगर आप शुरू में ही इस चीज को तय कर लेना कि आप अम्मी अबू कहलवाने के बजाय अंकल आंटी कहलवा दें, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि बच्चे को शुरू से पता हो कि ये मेरा रिश्ता जो है ना ये वो नहीं है माँ बाप वाला। लेकिन फरहाना आपा अगर इसको थोड़ा सा हम इमोशनल होके एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो खातून अडॉप्शन पे जा रही है उसकी ख्वाहिश जो उसकी कमी है, जो महरूमी है, वो तो यही है ना कि वो माँ कहलाना चाहती है।
तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम आ जाते हैं कि जहाँ आप देखिए अम्मी अब्बू कहलाना भी कोई बुरा नहीं है, मेरी फैमिली के अंदर है ये एक चीज ना, लेकिन हाँ आप उसे बता शुरू से दें। ये मैं इस पॉइंट पे चाहती थी कि बच्चे की नफ्सियात देखिए, कुछ भी है वो जो घर होता है जिसको वो माँ कहता है, बाप कहता है, जिस चार दीवारी में वो रहता है, वो उसकी जात का महवर है। किस एज पे बच्चे को बताना चाहिए? क्योंकि 4-5 साल का बच्चा तो फिर यानी आपने तो उसकी पूरी दुनिया, उसकी कायनात हिला दी ना, ये कह के कि अब इन रिश्तों से उसका एतबार उठ गया, कुछ सच्चाई नहीं है। व्हेन डू यू टेल द चाइल्ड? डे वन सच्चा रिश्ता मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से अपनाइए। किसी सच्ची चीज में झूठ की मिलावट नहीं कीजिए, और जब आप ईमानदारी से उसे पालेंगे तो रब तो मेहरबान है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं नेकी के लिए कदम उठाऊं और बदी मुझे गले लग जाए? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर बच्चे से क्या तवक्कुआत होती हैं, ये हम बात करेंगे। छोटे सी एक कॉलर ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात इसको आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका मौजूद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद इस पास से गुजर रही हूँ। सही। मैंने भी एक बच्ची अडॉप्ट की है। आप थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि आपके लिए अडॉप्ट करना मुश्किल था, कितना आपको इंतजार करना पड़ा, इदारों के साथ आपकी बहुत सारे इदारों से आपने राब्ता किया, कैसे ये मुमकिन हुआ? लिए मगर मुश्किल तो था मेरे लिए जी। और उसके बाद ये बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज को मुश्किल बना देते हैं दूसरों के लिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अली भाभी, सौतेली माँ अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मुश्किल यानी हमने बना दिया है या है वाकई? जो एक इमेज हम बनाते हैं फरहाना आपा कि सौतेली माँ बहुत संगदिल होती है, बहुत जुल्म करती है, ये सही है गलत है? हमने लोगों को खामखा मुश्किल में डाला हुआ है। हो सकता है कि इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन आप कभी भी अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए भी डांट रहा हो तो आपने कहा आप क्या नहीं, ये तो देखें इंसाफ नहीं कर रही। ये जैसे अभी इन्होंने आलिया ने भी कहा ना कि देखिए सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, और अपनी तस्कीन के लिए आप माँ कहलवा रहे हैं, लेकिन वही बात कि आप शुरू से अच्छी सच्चाई को लेकर चलें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर माँ जो है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए डांटती है तो यकीनन उसमें बच्चे की ही बेहतरी होती है, और हमें इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि ये कह के कि पता नहीं रवैया कैसा होगा माँ बाप का। जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसमें फिर जैसे अभी आलिया ने कहा कि एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए कि जो इदारा दे रहा है वो भी चेक करता रहे कि वो पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, सोसाइटी के लिए वो एक अच्छा इंसान बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी हो जो इस पे चेक एंड बैलेंस हो। अगर हम चेक एंड बैलेंस को साथ साथ लेके चलते हैं तो फिर यकीनन बहुत सारी ऐसी खामियां जो बाद में रह जाती हैं वो नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल। अच्छा, इस पे एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि चलें जी, बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बच्चे की नीड्स को भी लुक आफ्टर किया, लेकिन अब जो ये माँ बाप जिन्होंने उसको गोद लिया है उनकी तवक्कुआत क्या है? क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये बच्चा इनके लिए कुर्बानियां भी दे, सैक्रिफाइस भी करे, हर बात को फर्माबरदारी से माने भी? वहां पे भी हमने देखा है कि बड़ा मिसपैच होता है और फिर जताया जाता है कि हमने तो तुम्हें उस वक्त लुक आफ्टर किया जब तुम्हें कोई देखने वाला नहीं था। इस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। बहुत सारी कॉल्स आपकी ऑफलाइन भी आ रही हैं, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले जरा उनका एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? तो मैं बाबर बोल रहा हूँ और लाहौर से जी। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल। रिगार्डिंग टू योर इशू। जी जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मैंने बेटा दिया था अपने शर्मा का। जी जी। तो मतलब उनको दिया, वो मिलता भी रहा, लेकिन ये कि आज उन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो वो वापस करने की रीजन मुझे बताइए कि हाँ वो बेटी हो गई शायद। आपने कितने अरसे के बाद उस बच्चे को वापस किया जिसको आपने गोद लिया था? मैंने नहीं दिया था, मैंने किसी को दिया था। ठीक है।
आपने अपने, ठीक है, तो आपने अपना बेटा किसी को अडॉप्ट करने दिया था, उसको किसी और की सरपरस्ती में दिया था, फिर आपने वो वापस ले लिया, आप कह रहे हैं? उन्होंने वापस कर दिया। और कितने अरसे बाद ये हुआ? 8 साल के बाद। तो आप कह रहे हैं, अच्छा अब वो बच्चा आपसे मानूस है, आपने उसको ये सारी हकीकत किस तरह बताई, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी लाइन बहुत डिस्टर्ब है, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये जो इशू है वो मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहूंगी। क्या कहेंगी फरहाना आपा, है ना, आलिया भाभी, व्हाट वुड यू से? सबसे ज्यादा तो जो है ना बच्चे की नफ्सियात पे जो असर पड़ता है, तो वो कहीं का भी नहीं रहता है। वो जो जहाँ पहले रह रहा होता है वो भी उसके जहन से चीज निकल जाती है और यहाँ से एतमाद उठ जाता है। तो अब उसका जो रिश्तों पर एतमाद जब उठता है ना, तो फिर वो एक नई शख्सियत बन जाता है जो कि सोसाइटी के लिए और खुद अपनी ज़ात के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जो क्यूरोसिटी या खोज लगाना तो एक फितरी अमल है। मुझे बताया, जैसे आप लोग शुरू में सजेस्ट कर रहे थे कि डे 1 से सच्चाई की बुनियाद पे ये रखो, तो एक नन्हा जहन है, कच्चा जहन है, उसमें तो ये सवाल आएगा कि मेरे असल माँ बाप कौन है और उन्होंने किन सर्कमस्टांसेस में मुझे गोद पे दे दिया, किसी और की सरपरस्ती में दे दिया। हम इन सवालों को उस बच्चे के लिए कैसे सॉल्व करें? जो उसकी एज होगी ना उस बच्चे की, उस एज के मुताबिकत से आप उसको सच्चाई बताएंगे और वो उतनी ही अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होगी। और अगर आप 2 साल के बच्चे को 10 साल का जवाब देंगे तो परेशान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि बाहर के लोग इंतहाई वाहियात अंदाज में उस बच्चे को कुछ बताने की कोशिश करें, बहुत बेहतर है सच बताएं। बेशक लिमिटेड मालूमात आप उसको दीजिए, लेकिन दीजिए प्यार से और लिमिटेड। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें हम उसको नहीं भी बता रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी के 6 बेटियां थी, 7वीं पर दे दिया गया, तो आप ये नहीं बताएं, आप ये बताएं कि आपकी अम्मा को अल्लाह ताला ने बहुत सारी बेटियों से नवाजा था, मेरे पास तो कोई भी नहीं थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें मुझ पर प्यार आ गया और उन्होंने आपको मुझे दे दिया। सॉफ्टली आप बताएंगे। लेकिन अगर उस किस्म की सच्चाई कि कोई बाहर वाला कहे तुम्हारी माँ तो तुम्हें रखना नहीं चाह रही थी, तुम तो अनवांटेड थी, वो तो बेटा चाह रही थी, तुम बेटी पैदा हो गई थी, तुम बेटी क्यों पैदा, तो वो बच्ची बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन वही बात अगर आप किसी अच्छे एंगल से बताएंगे, जो यकीनन कोई माँ बाप या अपना या कोई प्यारा ही बता सकता है। नहीं, और स्टिग्मा भी हमें एज अ सोसाइटी दूर करने की जरूरत है। आप ये बात कर रहे हैं, हम सब ने बहन भाइयों में आपस में जब हम बड़े हो रहे होते हैं एक दूसरे को छेड़ने के ज्यादा, अरे तुम्हें तुम्हारे साथ इसलिए अम्मी ऐसा करती है, तुम्हें डांट ज्यादा पड़ती है, तुम्हें कहीं से लेके आए हैं, हाँ। तुम हम में से नहीं हो। तो ये जो हमने स्टिग्मेटाइज कर दिया है गोद लेना या सरप्राइज, ये आप नेकी को एक तरह से रोक रहे होते हैं माशरे में। लेकिन जो एक सवाल मैंने आप सबसे किया था कि तवक्कुआत अपनी औलाद पे, तो कभी कभार माँ बाप धौंस भी जमाते हैं कि तुम्हारी कमाई पे भी हमारा हक है, हमारी बात मानो, हमारी नाफरमानी ना करो, दीन के हवाले से भी उसको डराते हैं। जो बच्चा आपकी सरपरस्ती में है उस पे आपकी तवक्कुआत क्या होती है और किस हद तक आपको उस पे प्रेशर बना सकते हैं? सिद्रा, फिर दूसरी तरफ से आके देखो, हाँ। शेल्टर में मेरे पास जिन माओं की हड्डियां बेटों ने तोड़ी हैं, या वो अगर पेंशन लेके आती थी, बेटी साथ जाती थी, तो वो पैसे बेटी वहीं छीन लेती थी उस बैंक के बाहर, तो वो तो सगी बेटी है, सगा बेटा है। तो ये मत सोचिए। फिर वही कहूंगी कि जो इंसान अच्छा है वो अपना है या अपना नहीं है। और जो थैंकफुल लोग होते हैं, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो अल्लाह के बंदों को भी शुक्रिया कहते हैं, और जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते वो नाशुक्रे होते हैं। तो प्लीज नेकी को जारी रखिए। ये नहीं सोचिए आपकी सगी औलाद भी आपके साथ बुरा कर सकती है। यहाँ पे शायद ये इंप्रेशन लोगों को जा रहा है कि पाकिस्तान में से रिलेटेड बहुत मसाइल हैं, लेकिन हम में से हर कोई ऐसे लोगों को भी जानता होगा जिन्होंने अडॉप्ट किया सरपरस्त और उसके तमाम तर फराइज निभा रहे हैं, उसके तमाम तर हुकूक पूरे कर रहे हैं। हम यहाँ तक भी लोगों को जानते हैं, जब आप इंसान तरसा हुआ होता है, तड़पा हुआ होता है ना, तो आप हेल्दी भी नहीं। अब मैं अभी आलिया भाभी से और इन लोगों से मैं ऑफलाइन पूछ रही थी कि जी आते हैं तो क्या कहते हैं कि जी हमें बच्ची अडॉप्ट करनी है, बच्चा अडॉप्ट करना है, लेकिन जब आपके पास औलाद नहीं होती ना तो ये फर्क खत्म हो जाता है। आप सिर्फ कहते हैं एक बच्चा दे दो, बेशक वो सेहतमंद भी ना हो, मैं अपना पैसा प्राणी की तरह बहाने को तैयार हूँ उसके इलाज के लिए, एज लॉन्ग एज कि मेरे पास एक बच्चा हो। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम राना सिद्दीकी है और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी राना साहब। आज के हेलो जी फरमाइए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। वक्त कम है तो जरा अपनी बात जरा जल्दी से कहिएगा। हाँ, बस मैं कर रहा कि मैं खुद एक एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। जी बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेटर और बहुत टेरिबल रहा। उसकी वजह ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे, जो मेरे चाचा हैं जी उनको अडॉप्ट करने को दिया था। सही। और आज मैं एक मैरिड बंदा हूँ, लेकिन
एट द मोमेंट मेरे रियल पेरेंट्स जो है ना मुझे ओन करने को तैयार नहीं है, और वो मुझे कहते हैं कि जहाँ तुम जिंदगी भर गुजारिए तुम उनके साथ रहो। वो मुझे ओन नहीं करते, मेरे भाई बहन मुझे ओन नहीं करते रियल। जी, तो वो क्या रान साहब, अगर मैं जानना चाहूँ वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आपके वालिदैन ने ये फैसला किया कि आपको आपके चाचा की सरपरस्ती में दिया जाए? वो उनके औलाद नहीं हो रही थी। ओके, अच्छा। सेकेंडली मुझे जब मैंने इंटरव्यूट किया एट दैट टाइम मुझे ये पता लगा सही कि मैं अडॉप्टेड हूँ। आपके लिए एक बहुत बड़ा धचका था ये, या मेरी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो एक बिखर सी गई थी। सही। और एक चीज और शेयर करना चाह रहा था कि मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं वो अच्छे, मतलब एक हेल्दी लोग हैं जी, और जो मेरे जिनके पास मैं रहा हूँ, जिनको मैं अपनी माँ कहता हूँ, वो मतलब उस कैलिबर के उसके नहीं थे। सही। तो जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त भी मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि अब यहाँ नहीं रहते, ये किराए का घर है, आप वहाँ चलो। मैं उधर जाना नहीं चाहता था क्योंकि जिसकी गोद में मैं 2 माह का आया जी, मैं तो उसको मैं कहता हूँ ना। सही। मैं तो उसको ही समझता हूँ। तो उस इवन मेरी मैरिड लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब है। तो अब आपकी क्या फीलिंग्स है? जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आप उनके हुकूक, उनकी तरफ आपकी मोहब्बत कैसी है, या आप उनके साथ कैसा रवैया अपनाते हैं? मैडम मैं बहुत उनसे अटैच होना चाह रहा हूँ, बहुत होना चाहा मैंने जी, लेकिन मेरे भाई बहन और मेरे मदर, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मेरे दोनों फादर की यानी जी जी डेथ हो चुकी है। जो मेरी रियल मदर मुझे ओन नहीं करती है, मुझे यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा कोई शरई कानूनी हमारा हिस्सा भी नहीं है। सही। तो ये शेयर करना था। मैं भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये बड़ी ही तकलीफदेह और कॉम्प्लिकेटेड एक प्राइवेट चीज होती है जो आपने हम पे भरोसा करके हमारे से यहाँ पे बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और अल्लाह ताला आपके लिए भी और आपके तमाम घर वालों के लिए आसानियां पैदा करे। अब ये वो बात है जो हम कह रहे थे, ये सेम चीज हो गई ना कि ये बिल्कुल सही बात है कि आप अगर डे 1 से एक बच्चे को, अब इनको बताया बाद में गया, इंटरमीडिएट अब इस तरह की एग्जांपल्स मेरी अपनी फैमिलीज में भी हैं जो एडॉप्शन की तरफ गई हैं, चाहे वो रिलेटिव में हो चाहे रिलेटिव से बाहर हो। लेकिन आप शुरू से जब एक आप जानवर भी रखते हो ना, वो आपसे मानूस हो जाते, वो तो फिर भी बच्चे है ना। आप शुरू से बताते रहेंगे, ये एक साइकोलॉजिकल है कि बच्चे को प्यार चाहिए। आप आहिस्ते आहिस्ते जब उसको साइकोलॉजिकल उसको समझाते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, तो वो अडॉप्ट इजीली कर लेगा, बानिस्बत इसके कि उसको बहुत गैप से एक पता चलेगा तो वो उस ट्रॉमा से गुजरेगा और उसे लगेगा कि पता नहीं मेरे में क्या मसला था जो मेरे माँ बाप ने फेंक दिया या गैरों को दे दिया, क्यों दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर वही बात जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि अगर हम इसमें बेसिक ह्यूमैनिटी को भी कैच कर लें, यानी अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी देखते हैं तो आपने अपनी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा के साथ भी जिस तरह सिले रहमी की, जिस तरह एहतराम और इज़्ज़त आप उनको देते थे, आई थिंक कि भाई आपने जो कॉल की उसमें हम तो यही नतीजा निकाल पाते हैं कि बेशक आपको तो अल्लाह ताला ने 2 माओं की नेमत से नवाजा है, आप दोनों से सिले रहमी कीजिए। अब माशाल्लाह आप खुद मैच्योर हैं, आपका घर है, आपको किसी की वैलिडेशन या विरासत, देखिए जो आपके नसीब में होगा, जो नेमत आप तक पहुंचनी है वो पहुंच जाएगी, लेकिन झगड़ा करके, इख्तिलाफात करके। मैं बताऊं, माँ की तरफ से अपना दिल साफ कर लें, उसकी वजह बताऊं जी। वो माँ अब बुढ़ापे की दहलीज पर होंगी या बूढ़ी ही होंगी जी। अब उनकी माँ के ऊपर जो प्रेशर होगा ना, वो उनके अपने सगे बहन भाइयों का बहुत प्रेशर होगा, जिसकी वजह से माँ चाहते हुए भी शायद इनके हक में कोई फैसला ना कर पाए। भाभी दूसरों की मजबूरियों को समझें और अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। डॉक्टर हिना, आलिया भाभी, फरहाना आपा, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, उसमें बहुत सारे पहलू हैं, हमने कोशिश की कि एटलीस्ट कुछ को आपके सामने खोल कर रखें। इंशाल्लाह दोबारा भी इस टॉपिक को उठाएंगे। अपना ख्याल रखिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।